हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वाइश आई एस। माई सेल्फ मिल्सी। और इस वाले वीडियो से हम चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 कर रहे हैं। ठीक है, तो पार्ट नंबर 2 में हमने आपको बताया था डेविस प्लान के बारे में, जिसके अकॉर्डिंग जो यूएसए है वो जर्मनी की फाइनेंशियली हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। मतलब एक प्लान था। ठीक है, जैसे मैंने बताया था ट्रीटी ऑफ वर्सलिस में क्या हुआ था। ठीक है, अगर आपको नहीं पता हो तो आप वो पिछला वाला वीडियो देख सकते हो। उसके बाद जैसे ही ट्रीटी ऑफ वर्सलिस हुआ, वहाँ पे इतने सारे से गंदे गंदे ट्रीटीज़ इम्पोज करे गए। ठीक है, ब्लेम करा गया जर्मनी को, स्पेशल ह्यूमिलिएट करा गया। ठीक है, तो वहाँ पे जर्मनी में जो क्राइसिस हो रखे थे और जर्मनी लोन वोन कुछ भी पे नहीं कर पा रहा था, तो इसके लिए अमेरिकन जो थे, जो यूएसए था ना, वो एक प्लान लेकर के आया कि हम डेविस प्लान लेकर के आएंगे, जिसके तहत हम जर्मनी की फाइनेंशियली हेल्प करेंगे। तो कल तक हम लोगों ने, मतलब इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने यही डेविस प्लान के बारे में बात करी थी। आगे बात करते हैं द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन के बारे में। देखो, क्योंकि यूएसए हेल्प कर रहा था, और ऐसा नहीं है कि बस यूएसए ही हेल्प कर रहा था, ऐसी बहुत सारी सी कंट्रीज थी जो जर्मनी की हेल्प कर रही थी। बट जो बहुत ही, अगर देखा जाए ना, बड़े अमाउंट में कोई लोन अगर दे रहा था जर्मनी को, तो वो यूएसए ही था। तो इस लोन देने की वजह से क्या हुआ ना, 1924 से लेकर के 1928 तक का जो टाइम पीरियड था, वहाँ तो कुछ स्टेबिलिटी आई। प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुई, अच्छा स्टेबिलिटी किस हद तक आई, जैसे ही इतना लोन वोन देना शुरू हुआ, तो जर्मनी की जो इन्वेस्टमेंट थी ना, छोटी से छोटी इन्वेस्टमेंट, और जो जर्मनी की छोटी से लेकर के बड़ी तक इंडस्ट्रियल रिकवरी वाला जो प्रोसेस था, वो कम्प्लीटली जर्मनी ना डिपेंड हो गया था किस पे, यूएसए पे स्पेशली। क्योंकि जो लार्ज अमाउंट में जो लोन आ रहा था ना, वो यूएसए से आ रहा था। शॉर्ट टर्म भी लोन थे, ऐसा नहीं था कि नहीं थे, बट बहुत ही बड़े अमाउंट में, अगर मैं बार बार कह रही हूँ, लोन आ रहा था, तो वो यूएसए से ही आ रहा था, ये याद रखना। प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुई 1929 में, जस्ट बिकॉज यूएसए में खुद ही इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। क्यों? क्योंकि यूएसए का जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, अगर आपको पता हो तो ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट शेयर है। तो ये क्रैश हो गया। अब लोगों में ये डर हो गया कि अब यही क्रैश हो गया, अब हमारे पास बचा ही क्या है। और लोगों के पास जितने भी उसके शेयर्स थे, सबके सब रातों दिन में, मतलब एक ही रात दिन में पूरे के पूरे शेयर्स बिक गए थे। फॉर एन इंस्टेंस, आप समझो ऑन वन सिंगल डे 24 अक्टूबर को क्या हुआ था ना, 13 मिलियन शेयर बस 24 अक्टूबर को बेचे गए थे। ठीक है, फिर वहाँ से स्टार्ट होता है द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। अच्छा, इसको द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यूएसए ना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ताकतवर कंट्री था, और यूएसए जैसे कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस आना, मतलब पूरा वर्ल्ड वाइड पे इसका इम्पैक्ट पड़ा था, इसीलिए इसको द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन कहा जाता है। अब इसमें ढूंढने मत चले जाना कि वर्ल्ड वाइड में क्या इम्पैक्ट पड़ा था, क्योंकि ये ऑप्शनल के लिए काफ़ी नहीं है, और ना ही आपके एनसीईआरटी में ऐसा कुछ मेंशन है। हम यहाँ पे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कर रहे हैं, पता है, बट इतना एलेबोरेट वे में करने के लिए तो आप सर को मैसेज करो, सर ही हेल्प करेंगे आपकी। ठीक है, उसके बाद में मैंने जैसे अभी आपको बताया कि 13 मिलियन शेयर बेचे गए थे उस अकेले दिन में। फिर उसके बाद से वहाँ पे स्टार्ट हुआ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। फिर आप देखोगे 3 साल के अंदर ही, बिटवीन 1929 से लेकर के 1932 तक, मतलब इसका इतना ज़्यादा गंदा इम्पैक्ट पड़ा था कि इन 3 सालों के अंदर ही जो नेशनल इनकम थी ना यूएसए की, वो आधी हो गई थी। फैक्ट्रीज जो भी थे वो कम्प्लीटली वो शट डाउन हो गए थे। एक्सपोर्ट गिरने लगे थे। फार्मर्स वॉज बैडली हिट, एंड जितने भी फार्मर्स थे उनको भी प्रॉब्लम हो रही थी। ऑब्वियस सी बात है, वो खेती करते हैं, उन्हें भी कुछ रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, उन्हें भी पैसे वैसे चाहिए होते हैं, तभी तो वो खेती वेती करेंगे ना। अगर उनके पास कुछ होगा नहीं तो कहाँ से करेंगे। प्राइजेस, दाम वाम सब गिर ही रहे हैं इस इकोनॉमिक क्राइसिस के चक्कर में, और अगर वो अपना कुछ अनाज उगा के बेच रहे हैं तो उनको भी कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा है। ठीक है, और उसके लिए जो कुछ भी लगता है खेती वगैरह करने के लिए, वो अलग से प्रॉब्लम दे रहा है उनको, बिकॉज वो उनकी उतनी औकात नहीं है कि वो खरीद सके। ठीक है, तो इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि जो ये यूएस इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे ना, इसके पूरे वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट पड़े हैं। ठीक है, अच्छा चलो, ये तो हो गया कि यूएसए की इकोनॉमी। और मैं एक और बात बता दूँ, यहाँ पे बस 6 पॉइंट मेंशन करे गए हैं। पीपीटी है तो इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पे दूसरी बुक पे कॉपी कर दूँ। ठीक है, तो बस पॉइंट टू पॉइंट है, मैं इसको एलाबोरेट वे में एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप बस वो सुनते जाओ। और अभी ये बात हो गई यूएसए की, बात करते हैं अगर जर्मनी की। इसका जर्मनी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था। देखो, कोई ऐसी कंट्री जो ऑलरेडी किसी कंट्री पे डिपेंड हो गई है और उसी कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए हैं, तो सोचो जो कंट्री उस पर डिपेंड है, उस कंट्री की क्या ही हालात रहे होंगे। तो जो जर्मनी जो उसकी जो इकोनॉमी थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट हिट हुई थी इस इकोनॉमिक क्राइसिस से, जो कि यूएसए में आ रखे थे। क्यों? क्योंकि जैसे ही यूएसए ने लोन वोन देना शुरू करा था, तो थोड़ी सी हालात मतलब बेटर होने लगे थे जर्मनी के। बट जैसे ही हालात बेटर होने लगे थे जर्मनी के, उसके बाद यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई यूएसए में, तो हालात ना और भी ख़राब हो गए। पहले जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा था वो भी कम्प्लीटली रिड्यूस हो गया 40% तक। लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगी। सोचो, एट दैट टाइम लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वो बढ़ बढ़ के 6 मिलियन हो गई थी एट दैट टाइम।
1932 तक जर्मनी में 6 मिलियन लोग जो थे ना वो अनएम्प्लॉयड थे। लोग स्ट्रीट में घूमते रहते थे फॉर जॉब, कि हाँ मतलब कोई भी जॉब दे दो, हम कोई सा भी जॉब कर देंगे, हमें कोई वो नहीं है, कोई शर्म वरम नहीं है। आप शू पॉलिश करने की जॉब दे दो, हम वो भी कर लेंगे, कारपेंटर कुछ भी दे दो, हम कोई भी जॉब कर लेंगे, बस हमें जॉब चाहिए जिससे कि हम अपना लिवलीहुड कम्प्लीटली मतलब अच्छे से चला सके, ठीक है। क्योंकि इस टाइम तक लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं होते थे। और ऑब्वियस सी बात है, कुछ जो लोग थे जिनको लग रहा था, जो यूथ थे, ऑब्वियस सी बात है किसी भी कंट्री का जो फ्यूचर होता है वो यूथ ही होता है। तो जो यूथ जो जर्मनी के थे ना वो भी अनएम्प्लॉयड हो रखे थे। वो स्ट्रीट में जो ताश के पत्ते होते हैं ना वो खेल रहे थे। सोचो उनके माइंड पे क्या ही असर पड़ेगा कि कंट्री तो संभाली जा नहीं रही है हमारी सरकार से, और हम लोग की भी हालात ऐसे हो रखे, तो हम लोग करें भी तो क्या करें, और उस कंट्री का फ्यूचर कहाँ पे जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। बट आगे देखते हैं हुआ क्या। तो जो यूथ थे वो सारे के सारे अनएम्प्लॉयड हो रखे थे, स्ट्रीट में घूमते रहते थे, ताश वाश के पत्ते खेलते रहते थे। उसके बाद में कुछ लोगों को ये लगा, जैसे कि जो मिडिल क्लास के लोग थे, जो पेंशनर्स थे, जो पेंशन पे पल रहे थे, उनको ये लगा कि अगर हमारी जो भी करेंसी चल रही है अगर इसकी वैल्यू ख़त्म हो गई, क्योंकि प्राइसेस ना गिर रहे थे बहुत ही तेज़ी से, तो उसकी वैल्यू एक न एक दिन ना ख़त्म होनी ही थी। तो इन लोगों को ये लगा कि अगर इसके भी वैल्यू ख़त्म हो गए तो हमारे जितने भी सेविंग्स हैं वो किसी भी काम की रहेगी नहीं। और एग्जैक्टली हुआ भी ऐसे ही। तो जो मिडिल क्लास हैं, जो स्पेशली जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं, जो पेंशनर्स हैं, उनको ये लगा कि अब तो वैल्यू है ही नहीं हमारी करेंसी की, और अब जो हमारे पास सेविंग्स है वो हमारे किसी काम की रही नहीं है, ठीक है। तो जो छोटे छोटे जो बिजनेसमैन थे, जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे, जो रिटेलर्स थे, उनको ये लग रहा था कि कहीं उनका बिजनेस ख़त्म ना हो जाए, कहीं उनका बिजनेस बर्बाद ना हो जाए। क्योंकि जो सारे सारे सेक्शंस थे ना सोसाइटी के, उनको सबको ये डर था कि कहीं हम वर्कर क्लास से कहीं हम बिल्कुल अनएम्प्लॉयड क्लास में ना आ जाए, ठीक है। इतनी सारी सी प्रॉब्लम हो रखी थी वहाँ पे। और फार्मर की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। फार्मर्स मतलब अगर सबसे अगर गंदा इम्पैक्ट पड़ा, चाहे वो इंडिया में देखो, जर्मनी में देखो, फ्रांस में देखो, कहीं पे भी देखो, फार्मर्स अफेक्ट हुए ही हुए हैं यहाँ पे। तो पीजेंट्री की तो हालत वैसे ही ख़राब थी, ठीक है। क्योंकि चलो जो बिजनेसमैन हैं, जो वर्कर क्लास हैं, जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं, उनके पास थोड़े बहुत कुछ बचे कुछ पैसे होंगे भी अपना कुछ खाना पानी करने के लिए। बट जो पीजेंट्री क्लास थी उनके पास कुछ भी नहीं था। वो मतलब अपने अपने बच्चों का वो पेट भरने तक के लिए उनके पास पैसे वैसे नहीं होते थे। इस हद तक वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस हो रखे थे, ठीक है। बात करें अगर वाइमार रिपब्लिक की, तो वाइमार रिपब्लिक भी बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल था। ऐसा नहीं था कि कोई डेमोक्रेसी आ गई वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि देखो कुछ 2-3 पॉइंट मैं बताती हूँ। आर्टिकल 48 था वहाँ का। मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जर्मनी की बात कर रही हूँ। जब ये वाइमार रिपब्लिक बनी थी तो वहाँ पे आर्टिकल 48 था जो ये ताकत देता था, ठीक है, वहाँ के की राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को, कि वो कभी भी इमरजेंसी लगा सकते हैं। चलो ये तो ठीक है, कोई बात नहीं है। अब इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप मुँह उठा के कहीं पे भी इमरजेंसी लगा दोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। पावर्स दे रखा है, समझ में आता है, बट वो ना चलती फिरती एक डिक्टेटरशिप थी, वो कोई डेमोक्रेसी नहीं थी। तो आर्टिकल जो 48 था वो पावर दे रखा था प्रेसिडेंट को कि वो इमरजेंसी रूल्स इम्पोज कर सकते हैं। वो सिविलियंस के जो राइट्स हैं, जो बेसिक राइट्स होते हैं ना, उनको भी वो सस्पेंड कर सकते हैं, और वो अपने डिक्री के थ्रू रूल कर सकते हैं। डिक्री मतलब जो वो लिख दिया वही रूल है, बाकी और कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। एक तो इस वजह से ये कोई भी डेमोक्रेसी हम इसको नहीं कह सकते हैं, ठीक है। नाम के लिए थी बस, ये डेमोक्रेटिक एक बन गया है कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, अब हम डेमोक्रेसी लेकर के आएंगे। बट चलती फिरती ये भी है, इतना डिक्टेटरशिप ही थी तानाशाही, उसके बाद में यहाँ पे प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, अगर आपको नहीं पता होगा तो वाइस आईएएस की लक्ष्मीकांत वाली प्लेलिस्ट जाके देखो उसका मतलब क्या होता है। तो देखो यहाँ पे ये था कि यहाँ पे ना मेजोरिटी को कभी उतनी वोट मिली नहीं, तो यहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट बनी। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कोलिशन गवर्नमेंट में। बट ये भी होना चाहिए ना कि अगर दो पार्टीज एक साथ आ रही हैं तो दोनों में ना एक समझ होनी चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर एक पार्टी कुछ बोल, दो पार्टी अगर मिलकर एक पार्टी बना रही हैं तो दोनों पार्टीज़ को एक मतलब होना चाहिए, बीच में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर एक पार्टी कुछ कह रही है तो दूसरे पार्टी को माननी चाहिए। बट वो वहाँ पे था ही नहीं। और इसी कोलिशन गवर्नमेंट के चलते ना आप देखोगे इनके 239 डेज में लगभग 20 कैबिनेट्स इन लोगों ने चेंज करे हैं, ठीक है। और स्पेशली आर्टिकल 48 की वजह से तो ये और भी ज़्यादा हो गया। तो बस ये नाम के लिए था कि हाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, डेमोक्रेसी आ गई है, जिसका कोई भी सोल्यूशन निकला नहीं, जिसका कोई सा भी फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पे किसका राइज़ होता है, यहाँ पे राइज़ होता है हिटलर का, ठीक है। प्रॉब्लम ये हुई कि अगर किसी कंट्री में इतनी सारी सी समस्याएं हैं, इतनी सारी सी प्रॉब्लम से लोग परेशान हैं, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, और एक ऐसा आदमी, एक ऐसा पॉलिटिकल लीडर तो खैर नहीं था, ये बाद में जाके बना था हिटलर लीडर।
तो अगर ये कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो उनको ये भरोसा दिला रहा है, जो उनको ये गारंटी दिला रहा है कि आप जो कुछ भी खो चुके हो हम आपको वापस सब ला करके देंगे, तो उसके लिए जो सपोर्ट है ना वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। बात करते हैं अगर हिटलर के बारे में, तो जो क्राइसिस हुए थे ना इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखो या फिर पॉलिटिकली देखो या फिर सोशल बेसिस पे देखो, ठीक है, तो इन सब की वजह से ना हिटलर पावर पे आया था। अगर कभी किसी ने पूछा कि हिटलर के पावर पे आने के पीछे क्या क्या रीजंस थे, तो बहुत सारे से रीजंस थे, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, बड़े सारे से रीजंस थे। अभी तक जो भी पढ़ते आओ सबके सब लिख देना, ऐसा नहीं कि बस वही कॉपी कर देना, बट हाँ थोड़ा सा फिल्टर करना, मैंने बता दिया है, ठीक है। एक आपको मैंने एक आइडिया दे दिया है कि हिटलर पावर के ऊपर कैसे आया। चलो, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था, 1889 में हुआ था। इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी आपकी बुक में लिखा है, लाइन बाय लाइन कर रहे हैं एनसीईआरटी, तो बताना पड़ेगा, ओके। तो हिटलर था ना, तो वो भी बचपन से बहुत ही ज़्यादा अमीर नहीं था, वो भी बहुत ही ज़्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। पॉवर्टी में ही उसने अपनी यूथ वाली जो लाइफस्टाइल थी वो जी है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसको आर्मी में इनरोल करा गया। वो एज ए मैसेंजर की तरह उसने एक्ट करा इन द फ्रंट। बाद में उसको कॉर्पोरल बनाया गया, ठीक है। उसकी ब्रेवरी की बहुत सारे लोग तारीफ़ करते थे। जब जर्मनी हारा ना तो उसको ये बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा कि जर्मनी, मतलब एक होता है ना कि हमारी कंट्री हारनी नहीं चाहिए, तो कुछ लोग होते हैं जो हाँ ईगो पे बात आ जाती है। आजकल हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं ना, मेल ईगो, फीमेल ईगो, पता नहीं कौन कौन से वर्ड यूज़ करते हैं, तो वही चीज़ हुआ हिटलर के साथ में। जब जर्मनी हारा ना तो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि भाई हमारी कंट्री है, हम लोग कैसे हार सकते हैं, इतनी पावरफुल तो कंट्री है। पता नहीं कौन से एंगल से पावरफुल लग रही थी, वहाँ पे भूखमरी की हालत आ रखी है, बट स्टिल जर्मनी का एक टाइम पे हाँ पावर था, आज भी ठीक है, कोई बात नहीं है। तो जब जर्मनी हार गया ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो उसको बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगा। उसके बाद जब ट्रीटी ऑफ वर्सलिस हुई तो उसको और ज़्यादा ख़राब लगा, मतलब उसको गुस्सा आया इस बात को सुन के कि जर्मनी के साथ ही ऐसा क्यों, कंट्रीज़ तो और भी थे। और मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब जर्मनी और जितने भी अदर कंट्रीज थे, आप कमेंट में बताओ कौन कौन थे, वो हार गए थे। तो ऐसा नहीं था कि बस ट्रीटी बस जर्मनी के साथ हुई थी, ऐसा बिल्कुल नहीं था। जितने भी कंट्रीज थे सभी के साथ ट्रीटी हुई थी। अब आपकी बुक में मेंशन नहीं है तो वो एक अलग बात है, जब स्टैंडर्ड बुक करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में, ठीक है, तब उसमें हम लोग बात करेंगे किस किस के साथ कौन सी ट्रीटी हुई थी। बट हाँ, अकेले जर्मनी के साथ ट्रीटी नहीं हुई थी, बहुत सारे कंट्रीज के साथ ट्रीटी हुई थी, ठीक है। तो जो ये ट्रीटी ऑफ वर्सलिस हुई थी, उसकी वजह से हिटलर को बहुत 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 ज़्यादा गुस्सा आया 1919 में। इसी वजह से हिटलर ने एक छोटे से ग्रुप को ज्वाइन करा जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। उसके बाद से उसने इसको एक बड़े से फ्रंट पे इसने ओपन करा और फिर उसको रीनेम करा नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। बाद में इसी पार्टी को ना लोग नाजी पार्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है। 1923 में हिटलर बवेरिया पे कंट्रोल करा, ठीक है। फिर उसके बाद बर्लिन गया, फिर वहाँ पे पावर कैप्चर करा। उसके बाद वो फेल भी हो गया था, उसको अरेस्ट भी करा गया था, बाद में उसको छोड़ भी दिया गया। मतलब हिटलर जेल भी जा चुका था, उसको बहुत हार्श पनिशमेंट भी दिए गए थे, बट बाद में उसको छोड़ दिया गया था। स्टार्टिंग में क्या हुआ था, नाजी पार्टी ना उतनी सपोर्ट में उसके कोई था नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में तो वो चल रहा था ना लाइक वाइमार रिपब्लिक। ऐसा तो है नहीं कि ये एक रात का खेल था, नाजी पार्टी आ गई पावर पे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। नाजी पार्टी तो पहले से भी थी, लेकिन वो उस टाइम पे उसको ना कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। तब इतनी प्रॉब्लम्स हुई, जब ये ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, उस टाइम पे नाजिज्म जो था ना एक मास मूवमेंट बन गया। क्योंकि एक टाइम पे अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, बहुत सारी सी प्रॉब्लम है, आपकी सोशल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ आपकी छोड़ो, ये सब छोड़ो, आपका लिवलीहुड आप नहीं चला पा रहे हो जस्ट बिकॉज आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास बहुत सारी सी प्रॉब्लम्स है, आपके राइट्स आपको दिए नहीं जा रहे हैं, और अचानक कोई बंदा आता है, वो ये बोलता है कि हाँ मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मतलब आपकी प्रॉब्लम को ओवरकम करने की बात करता है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके लिए एक बहुत ही मेजोरिटी में सपोर्ट आ जाएगा। तो बस यही हुआ था हिटलर के साथ भी। उसके बाद मैंने आप लोग को बताया था एक टाइम पे, मैंने इसके आई थिंक पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि जो सोशलिस्ट थे और जो कम्युनिस्ट थे वो आपस में कुत्ते बिल्ली कैसे लड़ते ही रहते थे, ठीक है। सॉरी फॉर माई वर्ड्स, बट ठीक है, अब ठीक है, इतना बोरिंग सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री, उसको थोड़ा सा एंजॉय करके पढ़ना चाहिए। तो उसके जब ये खुद ही आपस में ये यूनाइट नहीं है, खुद ही इनमें यूनिटी नहीं है, तो फिर हिटलर को उतनी प्रॉब्लम हुई नहीं नाजिज्म वाली आइडियोलॉजी को एक्सपेंड करने में। तो ये ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन वाला टाइम पीरियड था जब नाजिज्म वाली जो आइडियोलॉजी है वो एक मास मूवमेंट बन गई थी। जो नाजी पार्टी है उसको एक लिमिट से ज़्यादा सपोर्ट मिल गया था, ठीक है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि 1929 का जो टाइम पीरियड था जहाँ पे बैंक्स कोलैप्स हो रहे थे, जो बिजनेसमैन हैं, जो बिजनेसेस हैं जो लोगों के, वो बंद हो रहे थे, जो वर्कर्स थे वो अपनी जॉब छोड़ रहे थे। छोड़ नहीं रहे थे, उनके पास कोई ऑप्शन था नहीं, ठीक है। अगर आप काम कर, आपको पैसे ना मिले तो आप काम क्यों करोगे बिना मतलब का, ठीक है। जो मिडिल क्लास थी वो भी अपनी सिचुएशन को देख करके डरे हुए थे। ऐसे सिचुएशन में जब नाजी पार्टी का कोई लीडर आके बोलता है कि हम आपको बेटर फ्यूचर दिलाएंगे,
उनको वो होप देता है कि जो आपका फ्यूचर है वो अब बेटर होगा, पहले बेटर नहीं था, हमें पता है। आप मुझे सपोर्ट कीजिए, आप इस नाजी पार्टी को सपोर्ट कीजिए, आप हमारे नाजिज्म वाली आइडियोलॉजी को सपोर्ट कीजिए, देखिए आपका फ्यूचर बेटर होता है कि नहीं। तो 1928 में भी नाजी पार्टी ने इलेक्शन लड़ा था। उस टाइम पे रीस्टैग में उसको 2.6% वोट्स ही मिले थे। मैंने बताया था ना, रीस्टैग क्या है, जर्मनी का पार्लियामेंट है वो, ठीक है। अब वहाँ से सोचो, 1928 में 2.6% ही वोट मिल रहा है नाजी पार्टी को, बट 1932 आते आते 37% वोट के साथ में जो नाजी पार्टी थी वो लार्जेस्ट पार्टी बन गई थी। कहाँ की? जर्मनी की। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एज यूजुअल, कि जो भी एस्पिरेंट सीरियस होकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे हमारे वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। ये रहा सर का इंस्टाग्राम, सर को आप मेल भी कर सकते हो, बट आपका बेनिफिट इसी में है कि सर का ये पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है, कोई भी ग्रुप्स वगैरह कुछ भी नहीं बना हुआ है, सर की पर्सनल मेंटरशिप दी जाती है, ठीक है। आप सर को कॉन्टैक्ट कर लो, बेनिफिट आपका ही होगा। चलो अभी आगे चलते हैं, देखते हैं इसके बारे में क्या है ये। अच्छा, जो हिटलर था ना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्पीकर था, जैसे मैंने बताया ना, उसके जो वर्ड्स होते थे ना उसमें वो लोगों को ना मोटिवेट करते थे। वो ऐसे बातें करता था, एक होता है ना कि आता जाता कुछ है नहीं, क्योंकि हिटलर कभी भी डिप्लोमेटिक नहीं था, मतलब वो कभी सोचता ही नहीं था कुछ करने से पहले। उसका एक लिमिट से ज़्यादा वो क्रूअल था, एक लिमिट से ज़्यादा वो मर्सिलेस था। वो कभी कुछ नहीं सोचता था, उसके दिमाग में जो आता था ना वो तुरंत ऑन द स्पॉट वो काम करता था, ठीक है। तो लेकिन हाँ, ये पावरफुल स्पीकर था। जब ये बोलता था ना तो बहुत भारी मात्रा में, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में ना लोग उसको सुनते थे। ट्रीटी ऑफ वर्सलिस के बाद में जो इनजस्टिस हुई थी जर्मनी के साथ में, तो उसने ना एक टॉपिक उठा लिया कि हाँ, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस में ये हुआ था, ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा वैसा। इसने इतना ज़्यादा कुछ बोल दिया, इसने इतना एक लिमिट से ज़्यादा बोल दिया कि जो सपोर्ट पहले था ना मेजोरिटी में, वो सपोर्ट इसके लिए और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। एक टाइम ऐसा आया जब जर्मनी के जो जर्मनी था ना वो कम्प्लीटली नाजी पार्टी के सपोर्ट में आ गया था, ठीक है। और इसने हिटलर ने प्रॉमिस करा कि ये एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएगा, जो हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है ना ट्रीटी ऑफ वर्सलिस में, उसको ये ख़त्म करेगा। जो हमारी जो जर्मन पीपल की जो डिग्निटी को इन लोगों ने वॉयलेट करा है, वो डिग्निटी, वो सब कुछ वापस आएगी। जो आप लोग काम की तलाश में हो, आप लोग इधर उधर घूम रहे हो, आप लोग को एक सिक्योर फ्यूचर चाहिए आपके, हमारे जो जितने भी यूथ हैं उनके लिए, तो वो मैं ला करके दूंगा, ठीक है। और जो भी इन लोगों ने फॉरेन के जो भी लोग हैं, जो जितने भी फॉरेनर्स हैं, जितने भी लोगों ने कॉन्स्पिरेसी करी अगेंस्ट जर्मनी, इनको इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी सी चीज़ें वो क्या नाम है इसका, हिटलर ने बोली थी, ठीक है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना रहने देते हैं, आगे चलते हैं। ये वाला चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग भी लगेगा, हो सकता है, और थोड़ा सा ये लॉन्ग चैप्टर भी है, तो 6-7 लेक्चर्स में ये कंप्लीट करने की मैं कोशिश करूँगी, ऑफकोर्स उतने में कंप्लीट हो जाएगा। तो तब तक के लिए आप सर को कांटेक्ट कर लो उनके व्हाट्सएप नंबर पे। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे है। थैंक यू सो मच।